गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इनक्रेडिबल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम आपको कराते हैं ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए निशुल्क तैयारी। तो मैं कुलदीप शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर, जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हमारे बैंकिंग की टॉपिक को। तो बैंकिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ये जो टॉपिक है आईबीपीएस यानी जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, वहीं बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी, वहीं ट्वेल्थ वाले बच्चों भी इसको पढ़कर आगे अपनी क्लैट और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ट्वेल्थ के अंदर भी ये पूरी तरह से हेल्पफुल रहता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी छोटा सा एक रिवीजन साथ में लेते हुए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था और आगे हमें क्या पढ़ना है। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1770। यदि आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने कि भाई पहला भारतीय बैंक कौन सा था, पहला भारतीय बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1770 में। सन 1770 में पहले भारतीय बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अब हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि ये तो भारतीय बैंक की बात हो गई कि पहला भारतीय बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यदि हमसे कोई पूछता है कि भाई पहला बैंक पूरे वर्ल्ड में पहला बैंक कौन सा था, तो उसके लिए भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन है। द बैंक ऑफ वेनिस फाउंड इन 1157 वॉज द फर्स्ट पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। एक पहला सार्वजनिक बैंकिंग संस्थान कौन सा था? बैंक ऑफ वेनिस, जिसकी स्थापना 1157 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। वही बैंक ऑफ वेनिस पहला विश्व का पहला बैंक है। कैसा? पहला सार्वजनिक बैंकिंग संस्थान है जिसकी स्थापना ये बैंक ऑफ वेनिस के नाम से हुई थी। चलिए भारतीय बैंकिंग के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंसी बैंक्स। मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया था, हमारे देश में 3 रियासतें चलती थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तीनों रियासतों के नाम से, और भी काफ़ी सी रियासतें थी, लेकिन इन 3 रियासतों के नाम से 3 बैंकों की स्थापना हो गई थी, जो कि आप लोगों के सामने है। सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक के अंदर है बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना जिसको पहले था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता जिसकी स्थापना हुई थी 1806 में। 1806 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा, और इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था। कब रख दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल? 1809 में। तो बैंक ऑफ कलकत्ता पहले था 1806 में, जिसका नाम बदलकर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। आगे दूसरी प्रेसिडेंसी से नाम निकल कर आता है बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना हुई थी 1840 में। और तीसरा निकल कर आता है बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना हुई थी 1843 में। एक बात का ध्यान रखें, आजकल कैलकाटा और मुंबई बोला जाता है। आजकल के वर्ड्स हैं ये, बॉम्बे नहीं मुंबई बोला जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। लिखते समय भी वहाँ पर अगर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न आता है कि बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ बॉम्बे ऐसा आता है, तो ध्यान रखना बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, जिसको हम बीबीएम के नाम से भी जानते हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इस वे में भी हम लोग देखते हैं। बीबीएम 943, इसमें कैसे भी आप लोग लर्न कर लो। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, बीबीएम यानी कि इसको शॉर्ट एक छोटा सा एक फ़नी वे में याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? बीबी ने बहुत मारा। बीबी ने बहुत मारा, क्यों मारा? 6:40 1806 1840 6:40 पर आना था, लेकिन जो कि पति है वो कितने बजे आया? 9:43 पर, 1809 और 1843। तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बदलकर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना हुई थी 1840 में। फिर बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना हुई थी 1843 में, 1843 में। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भाई एक वक्त आया 1921 का, 1921 का। 1921 में क्या हुआ? ये जो तीनों बैंक है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने का मतलब क्या है?
मिला दिया गया, एक दूसरे में समाहित कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, और मर्ज करके एक नए बैंक की स्थापना कर दी गई थी। उस बैंक का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और सुनिएगा वापस, इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना रेस्पेक्टिवली 1809, 1840, 1843 को हुई थी, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नए बैंक की स्थापना कर दी गई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी थी। प्राइवेट एंटिटी यानी कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती थी, एक निजी कंपनी की तरह काम करती थी। ठीक है, चलिए, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ आगे क्या होता है, हम छोटा सा बैंकिंग इतिहास पढ़ रहे हैं। ध्यान रहेगा सब लोगों को, चाहे वो बच्चा अगर ये वीडियोस मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं देख रहा, अदर स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको उसी वे में पढ़ाऊँगा महीने 2 महीने, और स्पेशली बीकॉम वाले बच्चों के लिए, कि हम इस बुक की सहायता से हमारे बैंकिंग का जो पेपर है, जनरल अवेयरनेस का बैंकिंग रिगार्डिंग, उसको पूरी तरीके से क्लियर कर चुके होते हैं। मैं आप लोगों को उसी वे में स्टडी कराऊँगा। तो क्या होता है, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। 1950 में हमारे देश का संविधान बन जाता है, और उस संविधान को ध्यान में रखते हुए एडी गोरेवाला, नाम ध्यान रखेंगे, एडी गोरेवाला, गोरे गोरे, एडी गोरेवाला कमेटी ने रिकमेंड किया, उन्होंने सुझाव दिया। कब सुझाव दिया, 1955 में उन्होंने कहा, उनके सुझाव को मानते हुए 1955 में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मर्ज करके बना था, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। अब बात आता है नेशनलाइजेशन और डी नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में नेशनलाइजेशन को, राष्ट्रीयकरण, और डी नेशनलाइजेशन को बोलते हैं विराष्ट्रीयकरण। तो मैं इसके बारे में अंतर बता चुका हूँ, फिर भी एक और बार मैं आपके सामने इसका अंतर क्लियर कर देता हूँ। नेशनलाइजेशन का मतलब है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी निजी संस्थान को सरकार द्वारा अपने अधीन कर लेना, सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में ले लेना, अधिकार क्षेत्र में ले लेना, ये कहलाता है नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। जबकि इसका उल्टा, यानी कि यदि सरकार किसी प्राइवेट एंटिटी को, मैं बात कर रहा, यदि किसी गवर्नमेंट एंटिटी को किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्राइवेट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खरीद लिया जाए, उसकी ऑनरशिप ले ली जाए, उसका मैनेजमेंट राइट ले लिया जाए, उसकी शेयर्स परचेज कर लिया जाए, तो ये कहलाता है डी नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, साथ ही इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा भाई कि किसके रिकमेंडेशन, किसकी सलाह पर किया गया था, किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो एडी गोरेवाला, कोई एक व्यक्ति नहीं होता बेटा। क्या होता है, कोई एक व्यक्ति आकर नहीं कहता कि ये काम करो, ये व्यक्तियों का समूह मिलकर काम करता है, और व्यक्तियों के समूह के आधार पर ही ये एडी गोरेवाला पूरी कमेटी थी, उन कमेटी के आधार पर ये डिसाइड हुआ कि 1955 में माना गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट एंटिटी है, सबसे पहले तो इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण करो, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक बैंक की स्थापना भी कर दो। तो यानी कि अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 को। चलिए अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमसे ये कहता है 8 बैंक्स वर अटैच्ड विद एसबीआई इन 1959। 1959 में क्या हुआ, 1955 के बाद की कहानी है ये। 1959 में क्या हुआ, एसबीआई के साथ 8 बैंकों को जोड़ दिया गया था। उन 8 बैंकों को क्या नाम दिया गया, एसोसिएट्स, यानी कि उसके सहयोगी बैंक थे। ये कौन, कैसे बैंक थे, सहयोगी बैंक थे। अब वो बैंक कौन कौन से, जरा उन बैंकों के बारे उनका नाम पढ़ लेते हैं। और इसका नाम मैंने लिखा भी इसी वे में, जिससे आपको इसके मर्जर होने की, इसके साथ एसबीआई में जुड़ने की डेट्स भी थोड़ा इजी हो जाए, आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे। तो सबसे पहले
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। तो इसकी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हुआ क्या था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर ये दो अलग अलग बैंक हुआ करते थे। इन दोनों को 1959 में क्या हुआ, एसबीआई के अधीन यानी कि एसबीआई का सहयोगी बैंक भी बना दिया गया था। परंतु 1963 में क्या हुआ, एसबीआई या सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर घाटे में चल रहा था, नुकसान में चल रहा था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। तो ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में, अब क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे, दो एसोसिएट बैंक कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, दो एसोसिएट बैंक एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे में मिल रहे हैं, एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो दो एसबीआई के दो एसोसिएट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। इन दोनों बैंकों का आपस में मर्जर हो रहा है। वो मर्जर कब हुआ था, 1963 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर घाटे में चल रही थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तीसरे नंबर पर हमारे सामने लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवेंकोर। तो क्या होता है, तीसरे नंबर का जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है जो कि एसबीआई का सहयोगी बैंक ही था, कब था, 1959 से, उसको वो एसबीआई में मर्ज हो गया, एसबीआई में विलय हो गया उसका। वो कब हुआ एसबीआई में विलय स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का, 2008 में, 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय हो गया था। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की। फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है वो एसबीआई में ये भी मर्ज हो गया, लेकिन ये मर्ज कब हुआ, 2010 में इनका मर्जर हो गया। अब हमारे पास बचते हैं भाई दो बैंक, तो ये गए, अब बचे कितने, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, लेकिन ऑलरेडी जो 2 बैंक है वो 1 बन गए, तो 6 की जगह पर अब 5 बैंक रह गए। कैसे रह गए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों एक बैंक हो गए हैं, 2 बैंक की जगह एसबीबीजे के नाम से जाने गए। तो एक बैंक तो हुआ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवेंकोर। इनके बारे में लिखा हुआ है कि 5 बैंक्स, अभी मैंने जो आपके सामने नाम बोले, ये 5 बैंक एसबीआई में मर्ज हो गए, इनका भी मर्जर कर दिया गया, ये भी एसबीआई में विलय हो गए। और ये विलय हुए थे भाई 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को इनका एसबीआई में विलय हो गया था। और उसी दिन, कौन से दिन, 1 अप्रैल 2017 को ही एक और अदर बैंक था जो कि एसबीआई का एसोसिएट बैंक नहीं था, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये अलग बैंक था, एसबीआई का एसोसिएट नहीं था, जिसका नाम है भारतीय महिला बैंक। इस भारतीय महिला बैंक को भी एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2017 को 6 बैंकों का एसबीआई में मर्जर हुआ था, 6 बैंकों का एसबीआई में विलय हुआ था, जिन बैंकों के नाम है एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवेंकोर। ये पांचों के पांचों बैंक एसबीआई के एसोसिएट यानी सहयोगी बैंक थे, जबकि एक अदर बैंक भारतीय महिला बैंक का भी 1 अप्रैल 2017 को ही एसबीआई में विलय कर दिया गया था। चलिए अब हमारी और थोड़ी सी जीके को रिवाइज करते हुए, ये दोनों मैंने लास्ट के 2 वीडियोस में बताए हैं, फिर भी एक बार देखेंगे हम लोग, और इजीली आप लोगों को ये पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा आप मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी वाज अवर्थ कॉमर्शियल बैंक। यदि कोई पूछे कि भाई सीमित देयता और असीमित देयता का मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेकर बता देता हूँ, इसका शॉर्ट में इसका मतलब क्या है सीमित देयता और असीमित देयता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है भाई, सीमित देयता का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई संस्थान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो बंद होने जा रही है, वो ख़त्म होने जा रही है, उसका समापन होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो देनदारी होगी
यानी कि जो उसकी लायबिलिटीज़ होगी वो उसे चुकानी भी पड़ेगी। तो यदि वह लायबिलिटी केवल उसके कंपनी लॉ में पहले जो उसका विधान बना हुआ है वहाँ पर ये लिखा हुआ है नियम कानून के तहत वो एक सीमित दायित्व है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो देनदार है केवल वहीं तक उससे पैसा वसूल सकते हैं जितना उतना कंपनी की असेट्स है। यदि मान लीजिए कंपनी के एसेट्स की वैल्यू आती है 100 करोड़ रुपए, जबकि देनदारी निकलती है 150 करोड़ रुपए। वापस बोल रहा हूँ, कंपनी की जो एसेट्स आती है वो उसकी टोटल वैल्यू, टोटल जो अमाउंट है वो निकल कर आता है 100 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी की देनदारी, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो निकल कर आती है कितने रुपए, वो निकल कर आई है 150 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ का जो डिफरेंस है देनदारों को स्वयं भुगतना होगा, क्योंकि कंपनी कैसी है, सीमित देयता वाली है। उस व्यक्ति का जो, उस कंपनी का जो मालिक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों के पर्सनल असेट से उन देनदारों को कोई लेना देना नहीं है, वो उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सीमित देयता यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली है। इसका जस्ट अपोजिट की बात करते हैं हम लोग, इसका जस्ट अपोजिट, यदि असीमित देयता होती तो यही कंडीशन के 100 करोड़ रुपए की असेट्स बनी और 150 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है, तो ऐसे में 100 करोड़ से तो वो 100 करोड़ गया, बचा 50 करोड़ उस व्यक्ति, उस कंपनी के मालिक को पर्सनल असेट्स, अपने पर्सनल असेट्स से चुकाना पड़ेगा। अपना घर बेचना पड़ेगा, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, अपने खुद के इन्वेस्टमेंट लिक्विड कराने पड़ेंगे, तब जाकर उसको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। ये असीमित वाली कंडीशन हो गई। तो अब हम फिर से हमारे इसी पॉइंट की तरफ आते हैं कि फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी, एक सीमित दायित्व वाला पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में फरीदाबाद में हुई थी और जो कि विफल भी हो गया था कुछ समय बाद, और विफल हुआ था 1958 में। तो ये पॉइंट इस वजह से आया है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड जुड़ा हुआ है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, कब स्थापना हुई इसकी, 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। कब इसका समापन, कब ये फेल हो गया था, ये फेल हो गया था 1958 में ये फेल, खत्म, ये विफल हो गया था। चलिए अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भाई अगला पूछ ले हमसे, द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियन was पंजाब नेशनल बैंक established in लाहौर in 1894। चलिए पहले तो बात आ रही है 1894 की। हम सभी को विदित है कि 1894 1894 का वो समय है जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमतों का राज था। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी बैंक की स्थापना होना जिसका पूर्णतः प्रबंधन, पूरी तरह से जो मैनेजमेंट, प्योरली मैनेज्ड यानी कि पूर्ण रूपेण जो प्रबंधन है, प्रबंधन का अधिकार है, वो केवल और केवल भारतीयों के हाथों में हो, हमारे देश के नागरिकों के हाथों में हो, तो ऐसा होना थोड़ा विचित्र बात है। तो इस बात के ऊपर पॉइंट निकल कर आया है कि फर्स्ट बैंक दैट प्योरली मैनेज्ड, या जो कि पूरी तरीके से प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, वो कौन सा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, जो आज भी चल रहा है आप लोगों के यहाँ पर, पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना लाहौर में हुई थी। पंजाब लाहौर कनेक्शन जुड़ गया है, तो लाहौर में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1894 में, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारे जीके की आपको बातें लर्न रखनी है। जो स्पेशली 12th और बीकॉम वाले बच्चे हैं, ये कभी ना कभी जीवन में 100% बैंकिंग के एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। 90% बच्चे बैंकिंग के एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं। तो बेटा आज ही अगर आप इस चीज़ को याद कर लेंगे तो आगे के लिए आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होनली ओन्ड एंड मैनेज्ड। इसमें दोनों बातें आ गई हैं बेटा, होनली ओन्ड यानी पूर्ण रूपेण जिसका स्वामित्व
स्वामित्व भी है और प्रबंधन भी है। पिछले वाले पॉइंट में यानी पंजाब नेशनल बैंक वाले में केवल मैनेजमेंट की बात थी, स्वामित्व की बात नहीं थी। यहाँ भी 1911 जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस वक्त की ही बात हो रही है यहाँ भी। तो हम अपनी बात को वापस बढ़ा रहे हैं कि भाई ऊपर वाला जो पॉइंट है वो तो पंजाब नेशनल बैंक वाला, वो तो केवल ये कह रहा है कि प्योरली मैनेज्ड यानी कि पूर्णतः जो प्रबंधन था वो भारतीयों के हाथों में था, वो तो पंजाब नेशनल बैंक था। 1894 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ साथ, प्रबंधन के साथ साथ एक बात और जुड़ गई है। वो कौन सी बात है? होली ओन्ड यानी पूरी तरीके से जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, राइट्स है, वो पूरी तरीके से भारतीयों के हाथों में थे। यानी मैनेजमेंट भी और स्वामित्व भी यानी कि मालिकाना हक भी भारतीयों के हाथों में था। वो कौन सा बैंक था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी है, इसका भी ध्यान रखेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हम दूसरे मायने में जो मानते हैं तो ट्रूली स्वदेशी बैंक यानी कि सही मायने में ये स्वदेशी बैंक कहा जाता है। चलिए अब हम अगले हमारे जी के पॉइंट की तरफ बात करते हैं। भाई, बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ए ब्रांच। आपसे कोई पूछा जाए कि भाई ऐसा पहले बैंक का नाम बताइए, पहले ऐसे बैंक का नाम बताइए जिसने अपनी ब्रांच, सबसे पहले जिसने अपनी ब्रांच भारत से बाहर। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, आप कई सारे प्राइवेट बैंक का एग्जांपल वर्तमान में ले सकते हैं, लेकिन पहले बैंक की पूछे कि भाई पहला ऐसा बैंक बताओ जिसने भारत का बैंक था लेकिन उसने अपनी ब्रांच भारत से बाहर जाकर भी खोली, तो सो ऑब्वियस सी बात है उस ये भी बात हो रही है 1946 की, आज़ादी से एक वर्ष पहले की। यहाँ इसकी शाखा भी लंदन में जाके खुली थी, और लंदन में जाकर खुली थी। कब खुली थी? 1946 में। और वो बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया वो पहला बैंक था, पहला भारतीय बैंक था। बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय बैंक था जिसने भारत के बाहर जाकर अपनी शाखा खोली। वो शाखा कहाँ खोली? लंदन में खोली, 1946 में खोली। चलिए अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक यानी जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं। एक ऐसा बैंक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर कई लोगों के हाथों में होता है, यानी कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं। ऐसा कौन सा बैंक था? इलाहाबाद बैंक था। इलाहाबाद बैंक जो कि अभी भी कार्यरत है, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक यानी जिसके अंदर अधिकार, स्वामित्व कई लोगों के हाथों में था, ऐसा बैंक कौन सा था? तो ऐसे बैंक का नाम आप लिखेंगे, वो है इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1865 में। चलिए अब हम हमारे बात करते हैं, इसी पॉइंट की बात है बेटा। ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है। चलिए ये तो हमारा छोटा सा जीके का पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं भारत में नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ है। ये हमारे राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन इन इंडिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीयकरण। मैंने आपको अभी अभी बताया कि भाई राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि किसी प्राइवेट एंटिटी को जब सरकार अपने स्वामित्व में किसी प्राइवेट संस्था को, किसी निजी संस्था को, जैसे कि यहाँ पर बैंक है तो किसी निजी बैंक को जब सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने स्वामित्व में ले लेती है तो इसे हम नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो देखिए कब कब, 3 पॉइंटों में हम इस बात को देखेंगे। तो हमारे सामने पहला पॉइंट है कि 14 बैंक्स विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 50 करोड़ वर नेशनलाइज्ड ऑन 19 जुलाई 1969। 50 करोड़ ऐसे
ऐसे 14 बैंक, कितने बैंक? 14 बैंक, ऐसे 14 बैंक जिनकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ रुपए थी, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। वो 14 बैंक कैसे थे? जिनकी न्यूनतम पूंजी, मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ 50 करोड़ रुपए थी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट फेस आता है। नेक्स्ट फेस में क्या हुआ था? 6 बैंक यानी 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। और वो 6 बैंक कैसे थे? जिनकी मिनिमम कैपिटल, न्यूनतम कैपिटल थी 200 करोड़ रुपए। इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 15 अप्रैल 1880 को। 15 अप्रैल 1880 को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। 15 अप्रैल 1880 नहीं है, ये 1980 है ये, ठीक है, ये 1980 होगा। आप इसे चेंज कर लेंगे, मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो इस पीडीएफ के अंदर आपको क्लियर होगा कि 1980 ही है, ये गलती हो गई है यहाँ पर। तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था। वो 6 बैंक कैसे थे? 200 करोड़ रुपए जिनकी न्यूनतम पूंजी थी। तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को, जिनकी न्यूनतम कैपिटल 50 करोड़ यानी मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ थी। वाइल क्या हुआ? 15 अप्रैल 1980 को, 1980 को 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिनकी न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। तो कुल मिलाकर 14 और 6 कितने हो गए? 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 20 बैंकों। 20 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, यानी कि 20 ऐसे प्राइवेट बैंक थे जिनको सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर क्या बना दिया था? सरकारी बैंक घोषित कर दिया था। यानी कि उनकी 51% या उससे अधिक शेयर्स थे, जो यानी उससे अधिक शेयर कैपिटल सरकार ने खरीद ली थी। एक पॉइंट और इसमें आता है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा बैंक? न्यू बैंक ऑफ इंडिया वर मर्ज्ड इन पंजाब नेशनल बैंक ऑन 4 सितंबर 1993। एक बैंक था जिसका नाम है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। वो 1993 4 सितंबर 1993 को पंजाब बैंक में मर्ज, पंजाब नेशनल बैंक में उसका विलय हो गया, वो मर्ज हो गया। तो फिर देखो बेटा, 14 और 6 20 हुए, लेकिन ये जो 14 और 6 20 है ना, 20 में से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसका मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में 4 सितंबर 1993 को हो गया था। तो ऐसे में हम कहेंगे कि टोटली 19 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन भी कर लिया और छोटा सा मैंने नेशनलाइजेशन का थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम आगे हमारे वीडियो में देखेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बैंक क्या क्या करता है, इवन सारी चीज़ें बैंक के फंक्शंस वगैरह, यानी कि हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड जैसे भी जो भी डाउट हो आप बेझिझक मेरे से पूछिए और कंटिन्यू बने रहिए इनक्रेडिबल आश्रम के साथ, जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ आई प्रॉमिस कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, आपके लिए कंपटीशन पूरी तरीके से निःशुल्क है, क्योंकि मेरा ध्येय है आप लोगों को, मेरा टारगेट है कि 3 साल के अंदर अंदर आप में से कुछ बच्चों को, जो भी मेहनत करेंगे उन बच्चों को मैं कैंपस सिलेक्शन यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन देखना चाहता हूं। दैट्स माय ड्रीम। और मैं समझता हूं कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो मेरे इस ड्रीम को ज़रूर पूरा करेंगे। तो बने रहिए इनक्रेडिबल आश्रम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस। थैंक यू।